मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ममता कहानी का अभ्यास वर्क करेंगे। देखें, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि गद्य में जो क्वेश्चन आता है वो 3 प्रकार का बनेगा। इसमें हम लोग देखते हैं पैराग्राफ दिया होता है और उसमें नीचे 3 क्वेश्चन होते हैं। किताब में अभ्यास कार्य के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, मैंने बताया था। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में मैंने आपको बोला था पाठ का नाम और राइटर का नाम लिखा जाता है। तो प्रस्तुत जो गद्य खंड है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी ममता, इसको आप हाईलाइट करेंगे, से लिया गया है और इसके लेखक छायावादी प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद को आप हाईलाइट करेंगे। अगला क्वेश्चन जो होता है रेखांकित की व्याख्या। जो पैराग्राफ दिया होता है उसमें कुछ पार्ट रेखांकित होता है, उसकी हमें व्याख्या लिखनी होती है। दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देखें कि ये अंडरलाइन है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी और बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। इतना अंडरलाइन है। तो इसमें आप बताएं, जैसा कि मैंने व्याख्या में बताया था, ममता बाल विधवा थी। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, मतलब जो आजकल जैसे हम लोग ड्राइंग रूम कहते हैं, राजप्रसाद के मतलब राजमहल का मुख्य जो रूम है, ड्राइंग रूम जैसे कह लो जिसे आजकल, उसमें मतलब कमरे में बैठी हुई ममता बाहर की ओर देख रही थी शोण के तीक्ष्ण प्रवाह को। शोण मतलब सोन नदी बह रही थी वही दुर्ग के पास से, उसके गंभीर प्रवाह को देख रही थी, नदी का बहना देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के भांति उमड़ रहा था। वह युवा थी और जैसे शोण नदी में प्रवाह था वैसे ही उसके यौवन में प्रवाह था। मतलब वो बचपन में विधवा हो गई थी, परंतु अभी वह पूर्ण रूप से जवान थी, युवा थी। मन में, चूँकि अब वो विधवा थी इसलिए उसके मन में कष्ट था, दुख था, वेदना था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात, और रोती थी, क्योंकि हिंदू समाज में जो विधवाओं की स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बता दें, सुख का कंटक शयन विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। वहाँ पर चूँकि वो राजमहल में थी, सब प्रकार का सुख था, खाने पीने का, रहने का, लेकिन वह कांटों का जैसे था। कंटक शयन, कांटों के बिस्तर है, सुख का कंटक शयन में विकल थी, वो दुखी थी। क्यों? क्योंकि वह विधवा थी और उस विधवाओं का जीवन अत्यंत दयनीय, शोचनीय हो जाता है। ये आप देखें, इसमें ये व्याख्या हो जाएगी। अगला इसमें क्वेश्चन है, ममता के पिता कौन थे? तो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि इनके पिता थे। आपने पूरी कहानी पढ़ी थी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जो पैराग्राफ में दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। देखो, वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता माने बेटी। संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है? विधवा है। क्योंकि अब ये विधवाओं का, यहाँ पर तो आपका आंसर विधवा है, समझ लें। क्योंकि विधवाओं को जो शुभ कार्य होते हैं, शादी विवाह, उनमें आने की मनाही होती थी, सारा काम करना पड़ता था और मतलब उनको अशुभ और अछूत माना जाता था। इस तरह से उनकी जो समाज में स्थिति थी बड़ी बेकार थी और इसीलिए उन्हें तुच्छ और निराश्रय प्राणी माना जाता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला पैराग्राफ और उसमें हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दें, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फिर बस ये असंभव है। ये पूरा जो है आप देखें अंडरलाइन है, यानी इसकी हमें व्याख्या भी करनी है। देखिए,
जब चूड़ामणि ने शेरशाह से घूस स्वीकार कर ली और इसको घूस देने के लिए इसके कमरे में आए, तो उस समय इसने अपने पिता चूड़ामणि से कहा कि ये सब क्या है, क्यों लिया है। तो उनके पिताजी ने कहा कि यह भविष्य के लिए है, तुम्हारे सुख के लिए है कि जब मैं ना रहूँगा। तो बोले भविष्य के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी ईश्वर जो चाहता है क्या उसकी इच्छा के विरुद्ध हम लोग कुछ कर सकते हैं भविष्य के लिए। और क्या पृथ्वी पर कोई भी भूपृष्ठ माने पृथ्वी पर बचा नहीं रह जाएगा जो भीख दे सके, दो मुट्ठी अन्न दे सके हम लोग को, यानी कि जीविका तो चली जाएगी। तो फिर यह घूस क्यों आप स्वीकार कर रहे हैं, यह असंभव है, मतलब इसका स्वीकार करना मेरे लिए पूर्ण रूप से असंभव है, मैं इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती। और ऐसा कहकर वह उस उत्कोच को यानी घूस को जो उनके पिताजी लाए थे अस्वीकार कर देती है और उनके पिताजी वह सोने के भरे हुए थाल लेकर वापस चले जाते हैं। इसके बाद मैंने जैसा कहा था, देखें पहला क्वेश्चन तो गद्यांश का संदर्भ होता है, अर्थात पाठ का नाम, राइटर का नाम आप बताइए। ममता कहानी से लिया गया है उपयुक्त पैराग्राफ, और इसका जो राइटर है वो जयशंकर प्रसाद। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको सिस्टम से लिखना है जैसा मैंने पहले बताया था। और निम्नलिखित की व्याख्या मैंने अभी करी। चूड़ामणि अपने विधवा बेटी ममता के सुरक्षित भविष्य के लिए शेरशाह से घूस के रूप में विलुप्त स्वर्ण राशि लेकर आता है, तो ममता ने कैसा व्यवहार किया। ममता ने उसको पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया और अपने पिताजी को समझाया कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करना गलत है और भविष्य में किसी भी न किसी प्रकार से जो है पेट उदर पोषण यानी पेट का पालन पोषण जो है वो हो ही जाएगा। ममता क्यों काँप रही थी, उनके पिताजी जो घूस लेकर आए थे वो गलत कार्य था, इससे उस स्वर्ण को देख करके वो काँप रही थी, ये अनुचित है। अगला पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। ध्यान दें, पैराग्राफ है, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। देखें पहला क्वेश्चन तो पाठ का नाम, राइटर का नाम बताएं आप, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त पैराग्राफ, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित ममता कहानी से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला अंडरलाइन की व्याख्या आप देखें, ये अंडरलाइन है। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी हैं, क्योंकि आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। ममता ने जीवन भर गांव की लोगों की सेवा की, इसलिए अब जब ममता वृद्धा है, 70 वर्ष की है और मरणासन है, उस समय गांव की स्त्रियां उसकी सेवा के लिए बैठी थीं। ये यहाँ पर ममता के सेवा भाव को बताया गया है और उसके अंत समय में गांव के लोगों के द्वारा उसकी सेवा का भाव बताया गया है। शेरशाह और हुमायूं के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। ममता की सेवा के लिए कौन बैठी थी? ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां बैठी थीं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। ध्यान दें, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेरों में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। इसमें पहला क्वेश्चन तो वही, पाठ का नाम, राइटर का नाम बताएं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, पाठ का नाम, राइटर का नाम, पाठ ममता और राइटर जो है वो जयशंकर प्रसाद। तरीका मैंने बता रखा हुआ है, दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ।
रेखांकित अंश की व्याख्या, ये ध्यान दें। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके प्राचीन ईंटों के ढेरों में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। अब भग्न चूड़ा, यहाँ देखें, चूड़ा तीन चार अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो मुख्य अर्थ है, जो भवन होते हैं, मकान आदि होते हैं, उनका जो किसी वस्तु का ऊपरी भाग, उसको चूड़ा कहते हैं। तो भग्न चूड़ा यानी टूटे हुए भवनों के टूटे हुए ऊपरी भाग। तृण गुल्मों, गुल्म मतलब झाड़ियाँ हो गई, तिनके, तो तिनकों की झाड़ियाँ मतलब टूटे हुए मकान के टूटे हुए ऊपरी भाग हैं, और उन पर क्या है, तिनकों की झाड़ियाँ हैं, घास आस उगी है, से ढके हुए, घास से ढके हुए जो है प्राचीर ईंटों दीवारें हैं। प्राचीर मतलब दीवार, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई, और ईंटों के ढेर के रूप में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति मतलब ऐश्वर्य संपत्ति गर्मी की चांदनी में अपने को शीतल कर रही थी। मतलब गर्मी की चांदनी में, गर्मियों के दिनों में, चांदनी रात में जो भवन थे, किसके, ये ऊपर लाइन भी पढ़ लें, काशी के उत्तर में, मतलब काशी के उत्तर में है सारनाथ। सारनाथ में बौद्ध विहार हैं जो मौर्य काल में और गुप्त काल में बनाए गए थे। उनकी कीर्ति को गाया करते थे, मतलब वहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और बौद्ध धर्म अपने क्या कहते हैं, चरम पे था। तो अब चूंकि बाद में उसको तोड़ दिया गया तो खंडहर बन गए। तो उन भवनों के टूटे हुए ऊपरी भागों में, जिनमें घास और झाड़ियाँ उगी हुई थीं, वो ईंटों के ढेर में बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय है शिल्प के अपने चांदनी रात में अपने को ठंडा कर रही है। ये यहाँ पर बताया है। मतलब उस समय के जो टूटे हुए भग्न अवशेष थे, टूटे हुए ध्वंसावशेष थे, तो उन ध्वंसावशेषों की स्थिति का वर्णन किया है। अगला है, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर कहाँ था? काशी के उत्तर में। ब्रैकेट में आप लिखेंगे सारनाथ, क्योंकि यहीं पर पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने 5 शिष्यों को अपने, वो आएगा। चंद्रिका किसको शीतल कर रही थी? तो जो बौद्ध विहार थे, बौद्ध विहारों के ध्वंसावशेषों को, है ना, बौद्ध विहारों के जो टूटे हुए जो भवन थे, उसके ऊपर झाड़ियाँ निकल आई थीं, उनको ठंडा कर रही थी। ठंडा क्या कर रही थी? मतलब शीतल क्या कर रही थी? मतलब चांदनी रात थी, शाम का समय था, चांदनी खिली थी और उस चांदनी में ये सब दिख रहे थे। तो ये स्थिति यहाँ पर है। आप देखें, अगला पैराग्राफ हम लोग व्याख्या के लिए देखते हैं। देखें, स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो मैं चला जाऊं। माता फिर विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देवो भव की उपासना करनी चाहिए, उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मतलब ममता का अंतर्द्वंद दिखाया है कि ममता पहले एक मन करती, उसको हुमायूं जो आया था उसको रुकने के लिए आश्रय दें, एक कहता नहीं। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो, छल नहीं, तब स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। इसके बाद अब देखें, ये अंडरलाइन पोर्शन है, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें, तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूँ? ये यहाँ पर अंडरलाइन है, इसको देखें। मुगल ने चंद्रमा के प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन प्रणाम किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। अब देखें, इसमें भी वही क्वेश्चन हम लोगों को लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। पाठ का नाम, राइटर का नाम, पाठ है ममता और राइटर जयशंकर प्रसाद, ये आप यहाँ पर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों में से किसी एक की व्याख्या करें। एक की क्या, वहाँ एक ही दिया होगा रेखांकित करके और उसे पढ़ना होता है। यहाँ पे इन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे, तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूँ?
मतलब ब्राह्मणों का धर्म है अथितो देवो भव। तो माना कि मुगलों ने, बाकी वीरों ने जो भी अपना धर्म छोड़ के छल किया, छल से शेरशाह ने आक्रमण किया था, तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूं? यानी जो अतिथि आया है हमारे पास आश्रय के लिए, तो क्यों उसको आश्रय ना दूं? यह विचार करके वह उसको आश्रय के लिए अपनी कुटी दे देती है। ममता मुगल को आश्रय क्यों नहीं देना चाहती थी? ममता मुगल को आश्रय इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि ऐसे ही एक आतताई ने, मतलब शेरशाह के सैनिकों ने उसके पिता का वध किया था। ब्राह्मणी ममता ने अंत में मुगल को आश्रय दे दिया। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण का धर्म है कि जो आश्रय शरणागत है, जो आश्रय में आया है, उसको आश्रय दिया जाए, इसलिए उसने उनको आश्रय दे दिया। अगला हम लोग देखते हैं पैराग्राफ, ध्यान दें। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। ममता ने पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई, दिन भर उससे ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, तब ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होकर कह रहा है, मैं उस स्त्री को कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। बाद में वे चले गए। अब देखें, इसमें भी पहला क्वेश्चन तो वही है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। आपको पाठ का नाम, राइटर का नाम बताना है। पाठ का नाम ममता है, राइटर का नाम जयशंकर प्रसाद है। इसको सिस्टम से लिखेंगे जैसा मैंने ऑलरेडी बताया है तरीके से। उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है आपको। यहाँ पे 2 जगह रेखांकित है, वहाँ पर आपको एक ही जगह मिलेगा। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। जब हुमायूं के सैनिक उसे ढूंढते हुए आए, तो उसको ढूंढ रहे थे, तो हुमायूं ने आवाज़ दी अपने सैनिक को, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तो अपने नायक को जिंदा देख करके, ठीक देख करके वहाँ पर सभी सैनिक प्रसन्नता से जो है जय जयकार करने लगे। तो उस प्रांत में चित्कार की ध्वनि, आवाज़ जो है वो भर गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंडरलाइन पोर्शन, ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मृगदाव में चली गई। अब उन लोगों को आया हुआ देखकर ममता ने अपने आप को और अधिक छुपा लिया। पहले वो छुपी हुई थी खंडहर में, अब वह जहाँ मृगदाव, जो हिरन छुपते हैं, हिरन की जो गुफा जैसी है, उसमें चली गई ताकि वो लोग उसे देख ना पाएँ, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के लोभ में नहीं थी, लालची नहीं थी कि हाँ मेरा घर बन जाए और मुझे इनाम मिल जाए और तो मैं बाहर आ जाऊँ। उसके अंदर ये गुण नहीं था। अगला है प्रभात में ममता ने क्या देखा। तो प्रभात में ममता ने देखा कि बहुत सारे सैनिक वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, जाते जाते पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया। यह पथिक कौन था? तो जाते जाते पथिक ने, यह पथिक था हुमायूं, जो कि चौसा के युद्ध में हार कर विपन्न होकर आया था। और उसने जाते जाते मिर्जा को आदेश दिया कि यहाँ पर एक मकान बना दिया जाए, भवन बना दिया जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आश्रय पाया था विपत्ति के समय, और मैं उस स्त्री को, यानी जिसने मुझे आश्रय दिया था अर्थात ममता को, कुछ दे ना सका, तो उसको पुरस्कार स्वरूप उसका घर बनवा दिया जाए। ये आदेश देकर वह जाता है। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। मुगल जाते जाते चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी हुई थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। देखिए, अंडरलाइन पोर्शन है, उसका जीर्ण संसार खांसी से गूंज रहा था, और अंडरलाइन है आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। और एक अंडरलाइन लास्ट में है, ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वह तो इसी जगह का होना चाहिए।
वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि वह एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। 3 जगह अंडरलाइन किया है, तीनों को मैं बता दूंगा। अब देखें, पहला क्वेश्चन तो वही है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो पाठ का नाम, राइटर का नाम आपको संदर्भ में बताना होता है। ममता कहानी है और जयशंकर प्रसाद इसके राइटर हैं। अगला है रेखांकित अंशों की व्याख्या। वहाँ पर एक ही जगह अंडरलाइन होगा जिसकी व्याख्या करनी है। किताब में प्रैक्टिस के लिए 2-3 जगह कर दिए हैं। आप देखें, पहला क्या इसने अंडरलाइन किया है, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। मतलब जो ममता थी अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गई थी, वृद्ध हो गई थी और वृद्धा थी, और खांसी आ रही थी, वो बीमार थी और उसके खांसी से उसका पूरा शरीर हिल रहा था, गूंज रहा था, खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी, उसे घेर कर। अच्छा, अगला पैराग्राफ में इसी में देखें अंडरलाइन है, वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। ममता के चरित्र की विशेषता बताई है कि ममता में सेवा भाव था और वह अपने पूरे जीवन सभी लोगों की सेवा करती रही, सबके सुख दुख में शामिल होती रही। यह उसके चरित्रिक विशेषता को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अगला है कि अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। मिर्जा ने जिसको भेजा था, एक सैनिक जो आया था, वो नक्शा लिए हुए था। वह ये देख रहा था कि नक्शा तो इसी जगह का है, लेकिन अब यह किससे पता करूं कि हुमायूं ने कहाँ पर आश्रय पाया था, क्योंकि वह वृद्धा तो अब तक बुढ़िया, यानी लिखा है ना, वह बुढ़िया मर गई होगी, वह वृद्धा तो अब तक मर गई होगी, ये यहाँ पर इन्होंने बताया। इसके बाद पैराग्राफ खत्म हो जाते हैं। आपका व्याकरण भाग है। व्याकरण भाग में आपको उपसर्ग प्रत्यय मैं जरूर हर बार कराता हूँ, क्योंकि 3 और 2 5 नंबर का टोटल उपसर्ग प्रत्यय पेपर में आता भी है, फिर भी मैं पूरा करा रहा हूँ। देखें, संधि विच्छेद। अश्वारोही, अश्व प्लस आरोही। अनर्थ, अनह प्लस अर्थ व्यंजन है। अश्वारोही में दीर्घ संधि है। नमस्कार, नमः धनकार व्यंजन संधि है। दीपालोक, दीप प्लस आलोक, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। भग्नावशेष, भग्न धन अवशेष, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। इसके बाद आप देखें, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अभाव, अभाव में आपको आ उपसर्ग देखने को मिलेगा, आ, छोटा आ प्लस भाव। ऐसे ही और आप देखें, अचर, अजल, अजर, अमर। निराश्रय, देखें, निराश्रय में आपको निर उपसर्ग देखने को मिलता है निराश्रय। निर्गुण, निर्लोभी, इसमें आपको निर उपसर्ग देखने को मिलता है। इसके बाद देखें, उपहार में आपको उप प्रत्यय देखने को मिलता है उपहार, उपकार, उपयोग, ये आपके हैं। इसके बाद देखें, आवरण में आपको बड़ा आ, ये उपसर्ग देखने को मिलता है, जैसे आजन्म है, आवरण, आजीविका, ये आपके शब्द बनते हैं। मैं 2-3 शब्द इसलिए बना रहा हूँ कि आपको उपसर्ग में जो क्वेश्चन आता है, उपसर्ग दिए जाते हैं कि इनके प्रयोग से शब्द बनाएं, तो आप अच्छे से बना लें। विधर्मी में देखें आप, वि उपसर्ग है, जैसे कि विजय, विनय, विनम्र, यहाँ पर आपको वी से बनेंगे। फिर देखें, अपमान में अप उपसर्ग है, अपमान, ऐसे अपयश, अपशब्द। आगे देखें, विभूति में फिर आप वी ले लेंगे, छोटा वी, यही अभी बता चुका हूँ। विनय, विनम्र, विधर्मी, विधर्म, विभूति, और आजीवन भी अभी मैं बता चुका हूँ, इसमें बड़ा आ जो है वो उपसर्ग है। इसके बाद देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। प्रत्यय पहला है, मूर्खता में ता प्रत्यय है, तो सुंदरता, मूर्खता, ऐसे और आप ता के लिख देंगे प्रत्यय। पीलापन, इसमें आप देखें पन प्रत्यय है, पन, पागलपन, बचपन, ये आपके
पन प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। फिर देखें ता, प्रसन्नता, इसमें भी ता है। अभी मैंने बताया था मूर्खता, सुंदरता, प्रसन्नता, ये बड़ा ता, इसमें आप देखेंगे ये प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आप देखें कि आपका ये पूरा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। उपसर्ग प्रत्यय हर एक एक्सरसाइज में मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अलग से पूरा आएगा। अब आप लोग इसको पूरा ध्यान से पढ़ें और एक्सरसाइज को कंप्लीट करें।